नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनूप कोठारी। मैं एमएस ऑर्थोपेडिक्स हूँ और मैं यवतमाल करके एक महाराष्ट्र में जिला प्लेस है, वहाँ पे पिछले 29-30 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कुछ बातें, साइंटिफिक बातें जो आप गूगल करते हो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, तो वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों के अंतराल में आपके सामने एक एक वीडियो पेश किया करूँगा। आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है, बेसिकली हम जब देखते हैं कि बच्चा थोड़ा सा गिर गया और देखते हैं एक्सरे में तो हड्डी टूटी हुई है, आप इसका रीज़न बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल सही आप जो सोच रहे हो, बोन क्वालिटी जो आज के बच्चों में है, जो हमारे एज में है और जो हमारे भी पहले हमारे पेरेंट्स थे उनके एज में है, बोन क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देर आर सो मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से बोन क्वालिटी ख़राब होते जा रही है। हम इन फैक्टर्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंट्रोलेबल फैक्टर एंड एक जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। जैसे बियॉन्ड कंट्रोल में एक है कि सबसे ज़्यादा जो है वो पॉल्यूशन ऑफ एयर, पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, use of very high use of chemicals, pesticides, and we are getting all chemically studied grains, chemically studied vegetables. So the benefit which हमको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे हाथ में है नहीं। आज मैं या कोई भी इंसान अगर सोचे कि नहीं मैं जाके ऑर्गेनिक ही वेजिटेबल खाऊंगा, ऑर्गेनिक ही फूड खाऊंगा, मगर इसकी क्या गारंटी है कि आपको ऑर्गेनिक मिल रहा है? ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत सारे बैठे हैं लोग जो आपको ऑर्गेनिक के नाम पे पैसा ऐंठ लेंगे और ऑर्गेनिक नहीं देंगे। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें से कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फिर से मैं आपको बोलूँगा कि मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कभी गीत पेश करता हूँ, कभी एकेडमिक्स यानी आपके साइंटिफिक मालूमात जो आपके लिए ज़रूरत है वो पेश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें, बेल का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे हाथ में जो फैक्टर्स है उसमें से एक फैक्टर है कैल्शियम इंटेक। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो नहीं मैं दूध नहीं पीता हूँ, दूध का मुझे जमता ही नहीं, मुझे एलर्जी है। भाई क्यों? दूध पियो, बिकॉज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। मिल्क, चीज़, दही, इनमें जो कैल्शियम हमको मिलता है वो ऑलमोस्ट 45% ऑफ द कैल्शियम इज़ बीइंग एब्सॉर्ब्ड। हमारे शरीर में 45% कैल्शियम उसमें से एब्सॉर्ब होता है। मगर मैं कई लोगों को देखता हूँ, बोलते कि नहीं मुझे दूध की एलर्जी है, मुझे दही पसंद नहीं है, इसके लिए नहीं खाना है। हमारे शरीर के लिए वो उपयुक्त है, इसके लिए हमको खाना है। हाँ, आप सोच रहे स्पिनैच, पालक, उसमें भी तो है, मगर दोस्तों सब्जियों में क्या होता है कि कुछ और भी कंटेंट होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड्स, ये कंटेंट कैल्शियम एब्सॉर्प्शन को रिड्यूस कर देते हैं। इसके लिए दो, ये स्पिनैच और ये पालक अलग जो है, ये अच्छी हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम होने के बावजूद भी हमारे शरीर को उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाता जितना कि दूध, चीज़, दही ये प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। हमारी जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है एज 5 से तो 18 तक ग्रोइंग एज है, इसमें कैल्शियम रिक्वायरमेंट शुरू के सालों में 5 से 12 तक हम समझ सकते हैं कि 1100 से 1200 मिलीग्राम पर डे है। मगर जब एज 12 से तो 18 है, जब ग्रोथ स्पर्ट होता है, बोन्स की लेंथ बढ़ती है, बोन्स की विड्थ बढ़ती है, तो कैल्शियम रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ जाती है। उस वक्त हमारा कैल्शियम रिक्वायरमेंट करीब 1400 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। नेक्स्ट, आफ्टर 20 बेसिकली हमारे बॉडी में क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्टोसिस एंड क्लाइसिस, ये दो प्रक्रियाएं चलती रहती है। ऑस्टियोब्लास्टोसिस मीन्स बोन फॉर्मेशन और ऑस्टियोक्लाइसिस मीन्स बोन रिसॉर्प्शन। अब ये ऑस्टियोब्लास्टोसिस जो है ये उम्र के 5 से तो 20 तक बहुत ज़्यादा होता है। 20 से करीब 30 तक हम समझ सकते हैं कि दोनों भी प्रोसीजर्स एट पार है, सेम लेवल पे है।
और 30 के बाद में बोन रिसॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नेचुरली भाई साहब आप समझ गए होंगे कि जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया कि 5 से तो 20 तक ज़्यादा है, 20 से 30 तक 1000-1200 ठीक है, मगर 30, पहले 40 बोलते थे, पर आजकल मैं 30 ही बोल रहा हूँ क्योंकि 30 में बुढ़ापा दिखता है लोगों को, बाल सफ़ेद दिख रहे हैं, दाढ़ी सफ़ेद दिख रही है। तो चलिए हम फिर से मैं बताता हूँ कि 5 से तो 20 तक आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज़्यादा होना चाहिए, करीबन 1300 से 1400 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, स्पेशली 10 to 18 के एज में। 20 to 30 1000 milligram per day is sufficient, but after 40s as बोन रिसॉर्प्शन, मैंने पहले ही आपको बताया कि बोन रिसॉर्प्शन बढ़ जा रहा है, तो बोन रिसॉर्प्शन बढ़ जा रहा है तो हमें तो भैया उसको सपोर्ट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमारी कैल्शियम रिक्वायरमेंट फिर से बढ़ जाएंगी, और कैल्शियम रिक्वायरमेंट तब फिर से ज़्यादा हो जाती है 1200 से 1300 मिलीग्राम पर डे। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये स्पेशली मेल्स के लिए है, फीमेल्स की पूरी स्टोरी ही अलग है भाई साहब। फीमेल्स में ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान उनकी रिक्वायरमेंट 1500 के ऊपर जाती है, और लैक्टेटिंग यानी जो बच्चों को फीड कर रहे हैं, पिला रहे हैं, माँ का दूध पिला रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट तो करीब 1800 से 2000 मिलीग्राम पर डे होती है। मगर दुर्भाग्यवश मैं देखता हूँ कि डिलीवरी या सिजेरियन जो भी होता है, बच्चा होने के बाद में फीमेल्स ये जनरली 2 या 3 महीने तक अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, उसके बाद में छोड़ देती है क्लिनिक अटेंड करना। बेसिकली दिस इज़ द पीरियड जब वो दूध पिला रही है बच्चे को, तब उनकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और वो नहीं लेते हैं, वो छोड़ देते हैं। अब हो गया, बच्चा हो गया, 3 महीने हो गए, अब नो मेडिकेशंस। दिस इज़ नॉट द केस। आपको कैल्शियम उन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, और 2000 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम आपने लेना चाहिए। बाद में हम जब देखते हैं 45 to 50 के रेंज में फीमेल्स में मेनोपॉज होता है, उनकी मासिक जो हम जिसको मराठी में मासिक पाळी बोलते हैं, हिंदी में माहवारी बोलते हैं, तो ये जो मंथली पीरियड्स होते हैं लेडीज़ के, ये रुक जाते हैं। ये रुकने के बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस बोलो या हार्मोन्स का जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो नहीं होने की वजह से 40% ऑफ द बॉडी कैल्शियम इज लॉस्ट फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी इन ओनली कपल ऑफ ईयर्स। 2 से 4 साल में 40% कैल्शियम लूज होता है। आपके घरों में जो भी 45-50 के ऊपर की लेडीज़ होंगी, तो आप देखते हो कि साल 2 साल में वो बोलना चालू कर देती है, अरे कमर दुख रही है, अरे घुटना दुख रहा है, अरे गर्दन दुख रही है। ये सब कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तब फिर से इनकी रिक्वायरमेंट 1200 से 1400 हो जाती है। पर भाई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैल्शियम की ज़रूरत है, इसके लिए हाइपर कैल्सीमिया यानी बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेना बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। कैल्शियम जब भी लेना है डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। किस फूड के साथ में लेना है, किस वक्त लेना है। कैल्शियम में भी बहुत सारे कंपाउंड्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है जो कैल्शियम की ड्रग्स में मिलते हैं, अलग अलग ब्रांड्स में मिलते हैं। तो कौन सा लेना है, क्या लेना है, ये आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर लीजिए। और बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ कैल्शियम कॉजेस रीनल स्टोन्स, किडनी के स्टोन होते हैं ना, पथरी, वो होती है। और स्पेशली गर्मी में अगर कैल्शियम लेते हो, ज़्यादा कैल्शियम लेते हो, तो आपको पथरी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आप कैल्शियम लेते वक्त हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। 2-3 पॉइंट फिर से मैं रिवाइज करना चाहूँगा। हाई कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन ग्रोइंग एज, हाई कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर्स, हाई कैल्शियम रिक्वायरमेंट आफ्टर मेनोपॉज। एक बात यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ कि विटामिन डी क्या है। विटामिन डी ऐसा है कि हम जिसको बोल सकते हैं कि कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन जो है विटामिन डी के प्रेजेंस में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा होता है। तो हो सके जब तक विटामिन डी आप डॉक्टर की सलाह से लीजिए। कई ऐसे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी कंबाइन होता है। विटामिन डी के इंजेक्शंस भी आते हैं, 6 लाख यूनिट्स उनका डोज होता है, वो भी आप
डॉक्टर की सलाह से ले सकते हो। और विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि विटामिन डी फॉर्मेशन सनलाइट एक्सपोजर से होता है। सनलाइट एक्सपोजर है कहाँ साहब? अभी घर से निकलते हैं बच्चे, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से स्कूल में से घर पे आते हैं, फिर से टीवी के सामने पढ़ाई कर रहे हैं, नो सनलाइट एक्सपोजर। हम हमारे बचपन में मैदानों पे खेलते थे, धूप पूरी बॉडी पे उतर चलती थी। अभी तो बच्चे धूप में जाते ही नहीं है, तो बच्चों को कैल्शियम मिलेगा कहाँ से? बच्चों की छोड़िए साहब, हम जो एडल्ट्स है उनको भी सनलाइट एक्सपोजर कहाँ हो रहा है? सनलाइट एक्सपोजर ही नहीं है, ना बच्चों को है ना बड़ों को है। इसके लिए कैल्शियम डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आम है। और एक कैल्शियम डिफिशिएंसी का मैंने ऑब्जर्व किया है कि कैल्शियम डिफिशिएंसी रहने वाले बच्चों को सर्दी खांसी बहुत होती है। जिन बच्चों को भी सर्दी खांसी बार बार होती है, आप उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी बोल रहा हूँ मैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी जिन बच्चों में ज़्यादा है उनको सर्दी खांसी बार बार होती है, तो आप विटामिन डी का लेवल चेक करा लीजिए पैथोलॉजिस्ट से, आपको ख्याल में आएगा। विटामिन डी लेवल जैसे ही ठीक होती है, बार बार सर्दी खांसी होना कम होता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से आज यही बताऊंगा कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, तो हार्ट के प्रॉपर वर्किंग के लिए, ब्लड का क्लॉटिंग और इन सब मैकेनिज्म्स के लिए, मसल टोन रहने के लिए, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके लिए कैल्शियम ज़रूरी है। तो कैल्शियम लेना है, मगर डॉक्टर की सलाह से, साथ में विटामिन डी भी लेना है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।